की प्रस्तावना और विशेषता से रिलेटेड आपके हैं 40, फिर इसके बाद यानी टॉपिक बिल्कुल होगा, अनुच्छेद के साथ साथ पूरी क्वालिटी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सर पहला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहे प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो आप कहेंगे सर ये हम भारत के लोग से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना कब लागू हुई थी? 26 जनवरी 1950, क्योंकि लागू दिया है यानी हमारा संविधान जो लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। 42वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका खंडता। प्रस्तावना किस उद्देश्य प्रस्ताव पर आपकी आधारित है? तो नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव उसी पर आधारित जो आपकी प्रस्तावना है। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो आप कहेंगे जी सर ये संविधान का हिस्सा है, केशवानंद भारती बनाम जो मामला आया था उसके बाद ये हिस्सा बन गए थे। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो आप कहेंगे जी सर किया जा सकता है। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? आप कहेंगे नहीं, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय आपकी नहीं है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय होता है? स्वतंत्रता मतलब होता है विचार, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, आस्था है, उपासना है। प्रस्तावना में समता का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिष्ठा, अवसर की समता होती है। बंधुत्व क्या सुनिश्चित करता है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? तो भारत के लोग हैं। यहाँ पर देखा जाए भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? तो गणराज्य आपका है, यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि कोई राज्य की धर्म नहीं है, जिसको जो धर्म मानना है वो अपना धर्म आप लोग मान सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हिंदू मानिए, मुस्लिम मानिए, या ना कोई आपका कोई प्रेशर इसमें आपका नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। विश्व का सबसे लंबा संविधान किसका है? तो भारत का हो जाएगा। संघीय व्यवस्था के साथ साथ है ना, हमारा जो संघीय व्यवस्था के साथ साथ है एकात्मक झुकाव भी आपका है। संसदीय प्रणाली आपके कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। हमने कहा कानून बनाने वाली जो भी चीजें हैं वो आपके ब्रिटेन से हैं। मौलिक अधिकार कहां से हैं? तो आपके अमेरिका से हैं। राज्य के नीति निषेध जो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो आपके ब्रिटेन से है। क्या संविधान लिखित आप कहेंगे? तो आप कहेंगे जी सर ये लिखित संविधान है। क्या संविधान कठोर और लचीला है? तो आप कहेंगे जी सर ये कठोर और लचीला भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता है? आप कहेंगे जी सर हमारी यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्याय समीक्षा कहां से ली गई है? तो आप कहेंगे न्याय से रिलेटेड जो भी पॉइंट मिलेगा यूएसए से मिलेगा। कानून शासन दिया हमने, कानून अगर बनाया है तो किसने? ब्रिटेन ने बनाया है। तो यहाँ पर कहेंगे कानून व्यवस्था आपकी ब्रिटेन से है। आपातकालीन व्यवस्था आपकी जर्मनी से है। और समवर्ती सूची आपके कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। और शीर्ष शक्तियां किसके पास आपके हैं? तो आपके केंद्र सरकार के पास होती है। क्या केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है? आप कहेंगे जी सर जी आपके केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति समान आदर आपका है। संविधान क्या प्रदान करता है? तो आपकी मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है ना। ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है। मूल संरचना सिद्धांत जो आपका है मामले में दिया गया था, तो मूल संरचना जो सिद्धांत है ना ये दिया गया था केशवानंद भारती बनाम मामले में दिया गया था। संघीय विशेषता में क्या शामिल है? तो संघीय विशेषता में शक्तियों का विभाजन है। देखो हमने कहा कि पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर आप देखिए, धैर्य रखिए, वन लाइनर में आपको पूरी पॉलिटी अभी खत्म कर रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी खत्म हो गई। हर एक आर्टिकल, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। एकात्मक विशेषता में क्या शामिल है? एकात्मक विशेषता में होता है सशक्त केंद्र आपका होता है, यानी पूरी पावर जब होती है अधिकतर देखा जाए तो केंद्र के पास होती है। भारतीय संविधान क्या है? तो देश का सर्वोच्च कानून है। संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, यानी लोकसभा और राज्यसभा कर सकती हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शदात्री अधिकार है? तो आप कहेंगे जी सर जी यहाँ पर न्यायालय के पास परामर्शदात्री अधिकार आपका है। तो आप कहेंगे जी सर हाँ हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपकी 8 अनुसूचियां थी। तो यहाँ से आपका होता है। अब आते हैं यहाँ पर मौलिक अधिकार में। तो ये मौलिक अधिकार शुरू होते हैं भाग 3 में, जो कि 12 से लेके 35 होते हैं। तो देखो मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके यूएसए से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 जो आपका है क्या परिभाषित करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 जो आपका है ये मौलिक अधिकारों के असंगत कानून से आपका रिलेटेड होता है ना, यानी किसी प्रकार का हनन नहीं किया सकता है। न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत किस में आता है? तो आपके 13 में आता है। मौलिक अधिकार कैसे हैं? तो आपके न्यायच्युत हैं, यानी मौलिक अधिकार हमारे ऐसे हैं कि हम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आर्टिकल 32 में रिट लगाकर जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों में हनन होता है तो हाईकोर्ट में अगर जाएंगे तो 226 आर्टिकल के तहत जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और जो आपका उच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 32 क्या प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है
है ना, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, है ना, संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा है। तो देखो उच्च न्यायालय के रिट जो आपके क्षेत्राधिकार में है, हमने कहा 32 देखो पहले अनुच्छेद 32 क्या प्रदान करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 226 हमने कहा था उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्र में आता है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग कहा गया है। अनुच्छेद 14 क्या है, तो आपका विधि के समक्ष समानता होगा। अनुच्छेद 15 जो आपका है, धर्म जात भेद लिंग भेदभाव में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 है, सार्वजनिक रोजगार में समानता मिलेगी, चाहे, है ना, यानी सार्वजनिक रोजगार है, आप पुलिस में या किसी भी आपके हैं देश में, सब में क्या होता है, समानता, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको बराबर रोजगार के लिए सुविधा दी गई है। अनुच्छेद 17 जो आपका है वो अस्पृश्यता है, छुआछूत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 18 जो आपका उपाधियों के अंतर से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कितनी प्रकार की, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा बोलने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के 1 में है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सजी अनुच्छेद, है ना, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो हमने कहा सजी अनुच्छेद के किस तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 19 का जो 2 आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो अनुच्छेद 20 जो आपका है सुरक्षा प्रदान करता है। तो कारोत्तर कानून, यानी यहाँ पर जैसे दोहरे दंड आपका है, इसमें आपको क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। स्वयं के विरुद्ध गवाही होता है ना, यानी हमने कहा सजी जो आपका 20 है स्वयं के विरुद्ध गवाही, है ना, ये भी इसमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता आपका है, व्यक्तिगत जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 का फर्स्ट जो आपका है शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, फ्री शिक्षा आपका है, और ये आपका 11वां मौलिक आपका कर्तव्य इसी में आपका जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा आपकी होती है। यहाँ पर निवारक हिरासत की जो आपका दिया गया है ना, क्या दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निवारक हिरासत यानी यहाँ पर देख सकते हैं प्रिवेंटियल डेट जो होती है कि अनुमति किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आपका 22 में होता है। 23 में सजी क्या होता है, मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी कराना, बारात आश्रम जो है ना, जबरदस्ती है, बंधुआ मजदूरी, ये 23 में। 24 में क्या है, खतरनाक कामों में बाल मजदूरी, यानी बालकों को खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता होता है, यानी स्वतंत्रता है, आपके धर्म की स्वतंत्रता आपकी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो अनुच्छेद 26 आपका धार्मिक मामले है। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है, तो धर्म के प्रचार के लिए आप अपने धर्म का प्रचार वगैरह यहाँ पर प्रतिबंधित आपसे दिया गया है, यानी 27 में। अगला 28 दिया है, ये आपका जुड़ा है धार्मिक शिक्षा से है ना, धार्मिक शिक्षा से है। अनुच्छेद 29 जो आपके किसकी रक्षा करता है, अल्पसंख्यकों हितों कर रहा है, ये स्टार आप लगाइएगा कि अनुच्छेद 29 किसकी रक्षा करता है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद जो 30 आपका क्या अधिकार देता है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार देता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन की स्टार लगा लीजिएगा। अवैध हिरासत के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी हिरासत के लिए होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। किसी प्राधिकारी को आदेश देने के लिए कौन सी रिट होती है, तो हमने कहा आदेश के लिए होती परमादेश होती है। अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के विरुद्ध कौन सी रिट होती है, तो अधिकार के लिए होता है, जो अधिकार के प्रति होता है वो आपका प्रतिषेध होता है। किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी रिट होती है, तो उत्प्रेषण होता है। सार्वजनिक पद के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, तो अधिकार परीक्षा होता है। संपत्ति का अधिकार जो आपका है, आप कानूनी अधिकार हो चुका है, और 300 के ए में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। 44 नंबर का जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल संविधान से, हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो किया जा सकता है, लेकिन किसको छोड़कर, तो आपके 20 और 21 को छोड़कर किया जा सकता है ना, यानी आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मतलब निलंबन हो सकता है ना, लेकिन 20 और 21 आपकी चालू रहते हैं। यहाँ पर सर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हैं, राज्य के निर्देशक तत्व में आ गए हैं। यानी हमने कहा देखो स्पीड के साथ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेट क्लास में होना चाहिए, ठीक है ना। देखो राज्य के निर्देशक तत्व आपका डीपीएसपी दिया गया है। हमने कहा डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, तो आपके इंग्लिश भाग 4 में है। अभी थोड़ा कठिन इसलिए लग रहा होगा ना, क्योंकि अनुच्छेद आपको स्टार्टिंग के कम सही लगते हैं, है ना। अभी आपको मजा आएगा, जो राष्ट्रपति वगैरह सब आपको आएंगे, सब बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में लगेगा समय, इसके बाद तो हवा हो जाएगा। देखो डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। ये जो आपके निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड लिए गए हैं, ये सजी कैसे हैं आपके, तो अवाध योग हैं। क्या हैं ये, अवाध योग हैं, यानी ये गैर न्यायोचित हैं। याद रखना, अगर किसी आपके निर्देशक तत्व को उल्लंघन होता है तो हम हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 36 किसकी परिभाषा देता है, तो राज्य की परिभाषा देता है। जिस प्रकार से आर्टिकल 12 होता है उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 होता है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है,
कि जो सर्वोच्च मतलब जो आपका डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, है ना। यानी हमने कहा है कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। ये डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, हमारे सभी लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करना, सभी के लिए समानता, सबके लिए बराबरी लाना, यह है डीपीएसपी का उद्देश्य आपका। यानी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि सभी के लिए बराबरी, है ना, यानी समानता, यानी कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है, तो न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था आपकी है। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है, तो हमने कहा नीति निर्देशक तत्वों से आपको जुड़ा है। समान कार्य के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी अगर यहाँ पर पुलिस में अगर कोई महिला है कोई पुरुष है तो भैया यहाँ पर दोनों को पेमेंट बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं कि महिला को कम मिलेगा। तो यहाँ पर 39 का डी हो जाएगा। बच्चों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वो 39 के ई और एफ में आता है। अनुच्छेद 40 जो आपका पंचायती राज से जुड़ा है। 41 जो आपका काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकारियों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 42 किसका प्रावधान है, तो काम की न्यायसंगत और मानवीय दशा से रिलेटेड है। अनुच्छेद 43 जो आपका है निर्वाह मजदूरी है ना। और अनुच्छेद 44 जो आपका, इसमें स्टार लगाइएगा, यहाँ पर समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 45 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से जुड़ा है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं हमने प्रारंभिक अवस्था देखभाल, यानी वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से रिलेटेड आपका ये है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में आपका होता है ना। यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्व में आपका आएगा। यहाँ पर 46 किसको बढ़ावा देता है, तो SC ST के कल्याण को बढ़ावा देता है। 47 जो आपका है पोषण और लोक स्वास्थ्य से जुड़ा है। अनुच्छेद 48 जो आपका कृषि और पशुपालन से है। 48 का ये जो आपका है पर्यावरण संरक्षण से आपका है ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है। यानी 48 में हमने बताया था कि 48 का ये में होता है कि राज्य की जिम्मेदारी होती है, याद रखना है। अनुच्छेद 49 जो आपका किसका संरक्षण करता है, स्मारकों को रक्षा करता है। और 50 के माध्यम से न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण किया गया है। अनुच्छेद 51 जो आपका था, जिसमें कहा था अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, वो अनुच्छेद आपके 51 के तहत होते हैं। एक अनुच्छेद 51 का हमने ये भी बताया था, जिसमें हमने कहा था कि राज्य यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। यानी जो आपका आर्टिकल ए होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में आएगा, भी आपको मिल जाएगा। और जो आपका 48 का ये होता है वो होता है राज्य का कर्तव्य होता है, राज्य का, ठीक है ना। समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना। गांधीवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो गांधीवादी जो आपका सिद्धांत है ये ग्रामीण के विकास से है ना, गांव के विकास से जुड़ा है। तो जी यहाँ पर देखा जाए उदारवादी सिद्धांत किस पर केंद्रित है, तो अधिकार और शासन से जुड़ा है। डीपीएसपी प्लस FR के बीच संबंध किस मामले में तय हुआ था, तो केशवानंद भारती मामले में हुआ था। ये सजी आपका कह रहा है डीपीएसपी FR पर भारी पड़ते हैं, तो आपके यहाँ नहीं सजी आपका होता है, संतुलन बना रखा जाता है दोनों के। निर्वा देखो दिया है, मिनर्वा मिल्स मामले ने किस बात पर जोर दिया था, तो जो FR और जो आपके थे सजी कौन है, यहाँ पर डीपीएसपी के बीच सामंजस्य आपका किया था। क्या डीपीएसपी अदालत द्वारा कानून लागू करा सकते, तो हमने कहा नहीं करा सकते, यानी नीति निर्देशक तत्व के लिए अदालत आप नहीं जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 के ए में हो जाएगा। इन्हें किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, तो 42वें में से। ये किससे प्रेरित है, तो आपके मौलिक कर्तव्य आपके कहां से हैं, रूस से हैं। मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आपके 10 थे, लेकिन वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या आपकी हो गई 11। 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका है वो 86 नंबर का संशोधन था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये 11वां मौलिक कर्तव्य 21 के ए में आपका जोड़ दिया गया है। मौलिक कर्तव्य संबंधित कौन सा अनुच्छेद आपका 51 का ये हो जाएगा। संविधान का सम्मान करने का जो कर्तव्य है किस अनुच्छेद में आपका आता है, तो हमने कहा संविधान का सम्मान करना है, यह अनुच्छेद नंबर आपका 51 के ए में आपका आता है। पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य है ना, ये जो कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति को आपका याद रखना, ये प्रत्येक व्यक्ति के आपका होता है ना। तो पर्यावरण की रक्षा करना 51 के ए में आपका जो आएगा जी में, तो भैया ये आपका होगा कर्तव्य आपका है, ठीक है। बच्चों की शिक्षित करने का माता पिता का कर्तव्य होता है, ये 51 के 1 के में आता है ना, कि बच्चों को शिक्षित करिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो आप उसको ना पढ़ाइए, ये बच्चे माता पिता कर्तव्य है कि बच्चे को पढ़ाइएगा। 51 के 1 के में आएगा। सर आते हैं आपको लोग आ गए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में आ गए हैं। 52 से लेके 72 तक जो आपके हैं ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अनुच्छेद 52 है, किसका प्रावधान है, भारत के राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 53 में सजी क्या है, अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 54 के तहत होता है। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो निर्वाचित सदस्य होते और विधायक होते हैं।
यानी निर्वाचित संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पर जो विधायक होते हैं यानी विधानसभा जो होते हैं, है ना, उनके निर्वाचित इसमें शामिल होते हैं, यानी होते तो निर्वाचित आपके होते, याद रखना है। यहाँ पर दिया गया है क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं? आप कहेंगे नहीं करते हैं। इनमें से किस मतदान प्रणाली का उपयोग होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान प्रणाली होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी एकल संक्रमणी मत आपका होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। देखो हमने कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप क्लास में बातें करोगे तो मालूम है आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या छोड़ दिया। तभी हम कहते हैं बातें न करिएगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस कारण से क्या है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट क्लास में बनाए रखिए। हमारी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप बात ही नहीं कर सकते, और अब बात कर भी रहे हैं तो आपका दिमाग यहाँ पर है नहीं है। देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राष्ट्रपति पर जो आपका महाभियोग होता है वो सजी 61 के तहत होता है। लाइक शेयर करना है भैया, सब लोग लाइक शेयर करते रहिए, है ना। ये आपकी सीरीज हमारी स्पीड के साथ आपकी चलती है। आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो आप लोगों की डिमांड आ रही है ना। तो भैया लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। देखो महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? तो संसद को कोई भी सदन कर सकता है। क्या राष्ट्रपति संसद का अंग आपका है? तो आप कहेंगे जी सर जी ये संसद का अंग है। अध्यादेश हमने कहा था 1 2 3 भागो, अद्धा मारो 1 2 3 यानी अध्यादेश 123 हो जाएगा। अगला है अध्यादेश की वैधता अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है। याद रखना है संसद के पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह बाद तक ये रहती है जो अध्यादेश की वैधता रहती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तो संसद का जो सत्र बुलाना होता है। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? तो बजट प्रस्तुत करना होता है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आपका सजीव क्षमादान होता है। और राष्ट्रपति को जो सैन्य शक्ति के अंतर्गत क्या शामिल है? तो आपके सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी ये जो आपके पॉइंट है इनमें सब में राष्ट्रपति लगेगा स्टार्टिंग में, है ना। इनमें सब में कि राष्ट्रपति वित्तीय शक्ति के अंतर्गत क्या शामिल है ना, ये सब चीजें इसमें शामिल है। यहाँ पर देखो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो आपका है अनुच्छेद 72 के तहत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्षमादान में क्या समाप्त हो सकता है? तो दंडादेश है, दोष सिद्धि है, दोनों भी आपके हो सकते हैं ना। जो आपकी मृत्यु वगैरह मृत्युदंड ये भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया विराम का क्या अर्थ होता है? यानी दंडादेश के निष्पादन पर रोक लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो कह सकते हैं मृत्युदंड होता है। परिहार मतलब होता है सजीव दंड की अवधि को कम किया जा सकता है। लघु करण मतलब होता है दंड के स्वरूप को बदल सकते हैं। जीवन कारावास को है ना 10 वर्ष कर सकते हैं। तो याद रखना ये शब्दों को याद रखना है ना। क्षमादान तो आपने पढ़ लिया, इसमें विराम शब्द आपका दिया गया है। जो कि आपका रेप्रीवी में है। दंडादेश में आपका परिहार हो जाएगा, है ना। और यानी दंड की अवधि को कम करना। लघु करण मतलब होता है दंड के स्वरूप को बदल देना। यानी आपके जो मान लो किसी को 10 साल देते हैं, किसी को जीवन बीमा है ना जीवन भर के लिए होते हैं, वो कम कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में होता है ना। राष्ट्रपति शासन आपका 356 होता है। और वित्तीय आपातकाल से 360 होता है। जो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका जो चुनाव होता है यानी उपराष्ट्रपति के संबंध हमारे संविधान में अनुच्छेद आपके 63 में है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 66 के तहत होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो आपके सभी संसद होते हैं। उपराष्ट्रपति के संसद में निर्वाचित मनोनीत सब होते हैं। जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसमें निर्वाचक मंडल में निर्वाचित और मनोनीत सब शामिल होते हैं। लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा ही केवल शामिल होती है। लोकसभा और राज्यसभा ही शामिल होती है। उपराष्ट्रपति बनना है किसी को तो 35 वर्ष हो जाइए, आप लोग उपराष्ट्रपति बनने के योग्यता रख लेंगे। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटा सकते हैं? तो राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा की स्वीकृति, यानी राज्यसभा के सभी सदस्यों का जब प्रस्ताव हो जाएगा और लोकसभा की स्वीकृति मिल जाएगी, सहमति मिल जाएगी, तो भैया उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करते हैं? जब सजी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। क्या उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो अगला है उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में आपको मिलता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो खत्म हो गया आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यहाँ पर आते हैं सर जी प्रधानमंत्री में और मंत्रिपरिषद जो अनुच्छेद 74 से लेके 75 में मिलेंगे। यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अगर वास्तविक लगा देता है तो प्रधानमंत्री लगाना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
लेकिन कैसे करेगा, यानी जो आपकी सत्ता दल में जो आपका होता है बहुमत दल का नेता होता है उसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं किसी को बना देंगे, है ना, बहुमत दल का नेता बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री को कितने समय के भीतर संसद का सदस्य बनना होना है, तो 6 महीने के अंदर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 75 हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री किसके बीच एक कड़ी आपका है, तो हमने कहा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह यहाँ पर देता है, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है, मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में। प्रधानमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है, तो कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है, तो मंत्रिपरिषद का होता है। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में, तो 74 में आता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह कैसी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी यानी मानना अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायी जो होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो मंत्रिपरिषद होता है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत उत्तरदायी किसके प्रति होता है, तो हमने कहा राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत अगर लगा देता है तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रीगण कब तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक बने रह सकते हैं। मंत्रियों के प्रकारों में से आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आपके होते हैं। कैबिनेट किसका एक हिस्सा है, तो मंत्रिपरिषद का है। क्या कैबिनेट एक छोटा समूह होता है, तो आपके जी सर जी एक छोटा समूह हो जाएगा, है ना। कैबिनेट के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं, तो सभी मंत्रियों पर आपके होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि सभी मंत्री एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे तो क्या होता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी प्रधानमंत्री अगर अपना त्याग पत्र दे दिया तो पूरी की पूरी आपकी जो मंत्रिपरिषद है उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा और नई सरकार बननेगा। कोई गैर सदस्य जो संसद का सदस्य ना हो कितने समय तक मंत्री बना सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद के आकार को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया था, तो 21 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 15% लोग ही यहाँ पर मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री मंत्रियों को उनके पद से हटा सकता है, तो आप कहेंगे जी हटा सकता है। कैबिनेट के फैसले कौन लेता है, तो बहुमत के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसका मुख्य सलाहकार होता है, तो राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री किसका नियंत्रण करता है, तो नीति और प्रशासन का नियंत्रण करता है। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। वास्तविक बनाम नाम मात्र की कार्यपालिका जो आपकी प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति है, यानी हमने कहा वास्तविक नाम मात्र बनाम नाम मात्र। तो देखो भाई राष्ट्रपति जो होते हैं एक प्रकार से नाम मात्र होते हैं लेकिन होना जरूरी है। यहाँ पर देखो दिया गया है कैबिनेट बनाम परिषद में क्या अंतर है, तो आंतरिक बनाम बड़ा निकाय हो जाएगा। यानी परिषद जो आपका कैबिनेट बनाम परिषद है तो ये क्या होगा, बड़ा एक निकाय बन जाएगा। मंत्रियों की जिम्मेदारी कैसी होती है, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको ऐसे लग रहे होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाएंगे, याद रखना है, ठीक है ना। उसकी भी मैराथन कराएंगे। मंत्रियों की जिम्मेदारी कैसी होती है, सामूहिक होती है। प्रधानमंत्री को हटाने का क्या परिणाम होता है, सरकार का गिरना होता है, याद रखना है ना। यानी प्रधानमंत्री हटा दिया सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है, लोकसभा के प्रति होता है। क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो सकता है, तो आप कहेंगे जी हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री विभागों का बंटवारा तय करता है, तो आप कहेंगे जी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसका केंद्रीय व्यक्तित्व होता है, संसदीय प्रणाली का व्यक्तित्व होता है। मंत्रिपरिषद किसे सहायता और सलाह देती है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई, तो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। तो सही आते हैं अगले पॉइंट में, संसद में आ गए 79 से 122 तक क्वेश्चन मिलेंगे। अनुच्छेद 79 में किसका प्रावधान है, तो आपके संसद का प्रावधान है। संसद में सजी क्या, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। लोकसभा को और क्या कहा जाता है, तो जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को और क्या कहते हैं, तो राज्यों की परिषद कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं लोकसभा की अधिकतम संख्या आपकी 550 कर लीजिएगा क्योंकि मनोनीत तो आपके खत्म हो चुके हैं, तो 550 आपको कर लेना है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपकी 250 हो जाएगा। लोकसभा कैसा सदन है, तो अस्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपके स्पीकर करते हैं। और राज्यसभा का सभापति होता है कौन, उपराष्ट्रपति होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा, यानी लोकसभा के अंदर जो उपाध्यक्ष होते हैं तो लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है।
उपसभापति का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के द्वारा होता है ना। यानी हमने कहा उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, उपसभापति जो बोला जाता है वो राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति जो आपके होते हैं, तो उनको उपसभापति कहते हैं। क्या कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, है ना, इसका निर्णय कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है, याद रखना अध्यक्ष करता है। साधारण विधेयक किस सदन में पेश किया सकता है, तो किसी भी सदन में पेश किया सकता है। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में पेश किया सकता है। यहाँ पर धन विधेयक की परिभाषा हमने कहा था आर्टिकल 110 में आपको मिलेगी। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 10 दिनों तक ही रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, नहीं तो इसके बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आपका 108 में होता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, तो बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की जो सहमति है, हस्ताक्षर किसके लिए आवश्यक होती है, तो सभी विधेयक के लिए आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति यहाँ पर विधेयक में सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक भैया वो विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो आपकी है में क्या शामिल है, तो देखो आंतरिक ही, लंबनकारी है और पॉकेट वीटो, यह 3 प्रकार की आपकी वीटो जो शामिल हैं। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। बजट किस सदन में प्रस्तुत होता है, तो लोकसभा में होता है। भारत की जो संचित निधि है वो 226 में आपका आता है। यहाँ पर किसकी मंजूरी के बिना कोई टैक्स नहीं लगा सकता है, तो संसद की बिना मंजूरी के कोई टैक्स नहीं लगाया सकता है। लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है, तो सरकारी खर्च जो आपका होता है उसका करती है। प्रश्नकाल जो होता है, सदन की बैठक का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल होता है। और शून्यकाल सर जी क्या होता है, संविधान में इसका जिक्र ही नहीं किया गया है, यानी शून्यकाल क्या है पूछा गया, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। तो हमने कहा सर जी कोई बात नहीं, शून्यकाल जो आपका है इसकी देन आपका भारत है। और याद रखना शून्यकाल जो होता है जब 12 से 1 बजे के बीच आपका होता है, ये शून्यकाल होगा। इसमें आपका देखा जाए तो आपका ये शून्यकाल हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए जरूरी मामलों के लिए अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ होता है, देखो हमने कहा स्थगन प्रस्ताव किसके लिए, तो जरूरी मामले के लिए। कभी कभी यहाँ पर देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा में बहस होने लगती है ना, कहीं आपके राहुल गांधी छोड़कर चले जाते हैं परिषद को, कहीं आपके मोदी जी भाग जाते हैं, तो ये जरूरी मामलों के लिए आपका होता है स्थगन है ना। यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है, मंत्रिपरिषद के लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किससे जुड़ा है, तो ध्यान आकर्षण जो आपका जरूरी है ना, जरूरी सार्वजनिक मामले से आपका है। संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो 105 के तहत आते हैं। संसद का कोरम यानी गणपूर्ति जो होता है ये आपका 1/10 होता है। दरबदर विरोधी कानून किस अनुसूची में आया था, तो 10वीं अनुसूची में आया था। दरबदर विरोधी संशोधन कौन हुआ था, तो 52 नंबर का हुआ था। अयोग्यता का फैसला कौन करता है, तो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। क्या अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, तो आपके यहाँ ले सकता है, लेकिन ये अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होता है वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक न्यायवादी है और न्यायवादी कैसे दे सकता है। संसद की कार्यवाही की भाषा जो आपकी हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, 124 से लेकर 147 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका 124 के तहत थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये जो आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एचजे जो आपके हीरालाल झिकानिया हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य आपके न्यायाधीश होता है। याद रखना है वर्तमान में 33+1 आपकी चल रही है आपकी वे प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट 65 वर्ष में होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है, तो संसद में महाभियोग होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का 2/3 बहुमत पारित होता है, तो इनको हटाया जा सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, यानी यहाँ पर देखा जाए अगर वो है ना कदाचार या क्षमता के आधार पर ही हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आर्टिकल 131 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो 132 से 134 आता है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है, तो हमने कहा जी सर न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है, आप हाँ कह सकते हैं। हमने कहा भी था ना कि मान लो कभी न्यायाधीश को है ना, न्यायाधीश के घर वालों को, परिवार वालों को है ना किडनैप करके जबरदस्ती उनसे यहाँ पर जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो आदेश आता है या सुनवाई होती है ना, मान लो अगर न्यायाधीश के लड़के को या है ना ये घर वालों को किडनैप कर लिया, तो भैया प्रेशर में आके न्यायाधीश क्या करेगा, दे देगा अपना निर्णय, लेकिन उसको बदल भी सकता है, इसलिए न्यायिक पुनर्लोकन हो जाएगा सकती है। संविधान का संरक्षक कौन होता है, संविधान का जो संरक्षक होता है ये कौन होता है पूछा गया है। संविधान का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है पूछा गया है।
चलो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा संविधान का जो संरक्षक होता है कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है ना, यहाँ पर दे सकते हैं ये किस तहत के तहत, तो 129 के तहत होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद में, तो 129 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये 143 के तहत आता है ना। परामर्श दात्री हमने कहा परामर्श लेना है ना, 1 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का रिट होता है 32 के तहत होता है। जनहित याचिका के तहत किसी न्यायालय में जाने की अनुमति आपकी है, तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होना किस अनुच्छेद में आता है, तो 141 में आता है। पूर्ण न्याय करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, 142 में है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मुकदमों को स्थानांतरित कर सकता है, 139 के फर्स्ट में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून किस पर बाध्यकारी होता है, तो सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होता है। अगर निर्णय इसने दे दिया तो भैया हर एक जो आपके कह सकते हैं न्यायालय हैं वो इसके बाध्यकारी होंगे, मानना पड़ेगा। देखो दिया गया है उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी किस अनुच्छेद के तहत हुई थी, तो आपकी इसको हुई थी 214 के तहत हुई थी। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना जरूरी है ना, क्या होना अनिवार्य है, तो एक आपका क्या होता है उच्च न्यायालय, यानी एक हाई कोर्ट आपका होगा। क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, तो आप कहेंगे जी सर हो सकता है, यानी आप कहेंगे जी हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की आपको उम्र होती है 62 साल होती है। हाईकोर्ट का रिट अधिकार क्षेत्र 226 में आता है। क्या हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है, तो आप कहेंगे जी सर ये ज्यादा व्यापक होता है। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो 215 के तहत है। हाईकोर्ट के जजों का तबादला कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय की निगरानी करता है, तो याद रखना अधीनस्थ न्यायालय की निगरानी करता हाईकोर्ट 227 के तहत है। मूल ढांचा जो सिद्धांत है किस मामले में दिया गया था, केशवानंद भारती मामले में दिया गया था। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है, कानून की समीक्षा करना। न्याय सक्रियता का अर्थ होता है न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। देखो PIL यानी जनहित याचिका की अवधारणा कहां से विकसित हुई थी, तो आपके भारत में है। ये बात सही दिया गया है कि आपका अमेरिका से ली गई। भाई जो ये क्वेश्चन दिया गया है आप बताएंगे, यहाँ पर आपसे कह रहा है जनहित याचिका की अवधारणा कहां विकसित हुई। जनहित याचिका की जो आपकी अवधारणा है ना, ये विकसित अमेरिका से होगा। भाई यहाँ पर आपको भारत नहीं होगा, यहाँ पर अमेरिका होगा। ठीक है, अमेरिका से आपकी जो जनहित याचिका है, UPSI वाले बच्चे ने खूब पढ़ा होगा है ना। जनहित याचिका UPSI वाले सभी स्टूडेंटों ने पढ़ा होगा, जो कि आप जानते होंगे कि आपके जो जनहित याचिका है वो सजी कहां से ली गई है, तो आपकी अमेरिका से ली गई है। ये बात सही है कि नहीं सही है, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है, तो कार्य की सुरक्षा से होता है, कार्यकाल की सुरक्षा से है। अगला दिया है न्यायपालिका का पृथककरण आपकी 50वें आर्टिकल 50 में है। कोलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है, जजों की नियुक्ति जो की जाती है वो कोलेजियम प्रणाली होती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट आवागमन के लिए दंडित कर सकता है, तो आप कर सकता है। सॉरी अवमानना, अगर कोई इसकी बात को नहीं मानता है तो दंड दिया जा सकता है। यहाँ पर देखो हाईकोर्ट किन मामलों के लिए रिट जारी कर सकता है, तो मौलिक अधिकार होते या अन्य अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है। न्यायपालिका किस प्रणाली का हिस्सा है, तो एकीकृत न्याय प्रणाली का हिस्सा है। अब आते हैं सभी केंद्र सरकार है ना, केंद्र राज्य संबंध में, यानी 245 से 263 है। विधायी संबंध किस अनुच्छेद में आते हैं, तो 245 से 255 में आते हैं। शक्तियों का वितरण जो होता है 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में कितनी आपकी सूचियां हैं, तो आपकी 3 है। संघ सूची किससे संबंधित है, राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है। राज्य सूची राज्य के मामले से है, और समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों से आपका रिलेटेड है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो आपकी केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची में मूल विषय कितने थे, तो आपके 97। राज्य सूची में मूल विषय कितने थे, तो आपकी 66 थे। समवर्ती सूची में मूल विषय कितने थे, तो आपके 47 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो संसद अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून कब बना सकता है, यानी जो संसद है अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून कब बना सकता है, तो राष्ट्रीय हित में होगा तब, राष्ट्रीय हित में होगा तब। यहाँ पर देखो अनुच्छेद 250 संसद को किस दौरान कानूनी बनाने की अनुमति देता है, तो 250 जो संसद को किस दौरान कानून बनाने की, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कानून बनाने की शक्ति दे देता है, याद रखना है। अनुच्छेद 252 किसके अनुरोध पर कानून बनाने की अनुमति है, तो आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 253 का है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा है।
राज्य का कानून बनाम संघ का कानून में जो टकराव होता है, यह टकराव होने पर संघ का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून नहीं मान्य होगा। प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? प्रशासनिक संबंध आपके हैं 256 से लेके 263 है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसका पालन करना चाहिए? हमने कहा राज्य की कार्यपालिका को किसकी शक्तियों का पालन, तो आप कहेंगे सर जी संघ के जो कानून है उनको पालन करना जरूरी होता है। यहाँ पर दिया है कि केंद्र मतलब किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दे सकता है, यानी जो केंद्र होता है ये किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर क्या कर सकता है, राज्यों को निर्देश दे सकता है, तो 256 के तहत होता है। अखिल भारतीय सेवा ये आपका एमपी आपका है, याद रखिए 312 होता है। यहाँ पर आईएएस और आईपीएस किसके उदाहरण हैं, तो अखिल भारतीय सेवा के हैं। अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आते हैं, तो आपके 263, ये भी आपका एमपी है। देखो राज्यपाल किसके बीच एक कड़ी होता है, तो हमने कहा केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी है। वित्तीय संबंध जो आपका है किस अनुच्छेद में आते हैं, तो 268 से लेकर आपके 293 तक होते हैं। वित्त आयोग जो आपका हमने कहा वित्त दिया है, तो आपका 0 होगा, यानी 280 आपको हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। केंद्र द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले कर को है ना जो कहा गया है वो आपका 268 में, यानी केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन की वसूली जो करते हैं कौन है, राज्य करती है, 268 आर्टिकल में है। केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाला जो टैक्स होता है वो अनुच्छेद 270 के तहत आता है। अनुदान सहायता जो आता है किस अनुच्छेद में, तो अनुदान जो सहायता होती है 275 में आता है। जीएसटी की संशोधन द्वारा लागू हुआ 101 में हो जाएगा। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में, तो आपके 279 के ए में होता है। राज्यों की उधार लेने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, 293 में है। भारतीय संघवाद कैसा है, अर्धसंघीय है। मजबूत केंद्र विशेषता क्या है, तो एकात्मक सुझाव आपका है। एकल संविधान किस पर लागू होता है, पूरे देश पर लागू होता है। क्या भारत में एकल नागरिकता है, आप कहेंगे जी हाँ आपका एकल नागरिकता है। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है, एकल न्याय प्रणाली होता है। केंद्र किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत यहाँ पर सीमाओं बदल सकता है। क्या संसद के पास राज्यों पर शक्ति है, तो आपका हाँ कुछ मामलों में है। संघीय विशेषता में क्या शामिल है, तो शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक विशेषता में क्या शामिल होता है, तो आपातकालीन प्रावधान होते हैं। संविधान किनके बीच का संतुलन सुनिश्चित करता है, केंद्र और राज्य की करता है। अब आ गए थोड़े लास्ट पॉइंट में बिल्कुल आ गए हैं, आपातकालीन व्यवस्था, यानी बड़ी जल्दी आप लोगों ने कवर कर लिया 420 प्रश्न, है ना। ये क्लास है 420 ही कोई नहीं करेगा इस क्लास में, है ना। यानी 420 आपके प्रश्न हैं, हर एक टॉपिक से आपके यहाँ पर 40 प्रश्न आपके हैं और 420 आपके प्रश्न आपके हैं, याद रखना है। तो 420 ही कोई नहीं करेगा, पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान 352 से भैया 360 मिलेंगे। हमने कहा आपातकालीन जो आपका है प्रावधान किस भाग में आपका है, तो हमने कहा सर ये आपके 18 में है। आपातकाल के कुल कितने प्रकार हैं, तो आपके 3 प्रकार हैं। आपातकालीन जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352 होता है। राष्ट्रपति शासन आपका 356 होता है। वित्तीय आपातकाल आपका 360 होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के आधार क्या है, जब कभी युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। सशस्त्र विद्रोह के लिए पहले किस शब्द का प्रयोग होता था, तो भैया अब सशस्त्र विद्रोह जो आपका है ना, तो हमने कहा सशस्त्र विद्रोह के लिए पहले एक शब्द ये होता था आंतरिक अशांति, लेकिन अब आंतरिक अशांति नहीं यूज करते हैं, शब्द को बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। देखो सर जी अगला दिया, यह बदलाव की संशोधन किया गया था, तो 44 नंबर का जो संशोधन हुआ था उसमें कहा गया था सशस्त्र विद्रोह के लिए, है ना, जो आंतरिक अशांति था उसको अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए। उद्घोषणा किसके द्वारा जारी की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्या कैबिनेट लिखित सलाह आवश्यक, क्या कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक है, तो आप कहेंगे जी सही है। संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है, यानी किसका अनुमोदन है, तो आपके पढ़ रहे हैं क्या, आपातकाल पढ़ रहे हैं। यहाँ हर एक क्वेश्चन में आपातकाल लगा हुआ है यहाँ पर इस समय, है ना। आपातकाल क्योंकि क्रम से है, तो आपातकाल संसद द्वारा कितने समय के भीतर है अनुमोदन, तो आप कहेंगे सर 1 महीने के भीतर है ना। और आपातकाल अनुमोदन के बाद इसकी अवधि कितनी होती है, तो 6 महीने होती है। क्या इसे आगे बढ़ा सकते हैं, किसको, तो आपके आपातकाल को बढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ पर आपातकाल को लोकसभा इसे किस बहुमत से अस्वीकार कर सकती है, तो साधारण बहुमत से। यहाँ पर संघीय ढांचे पर इसका क्या प्रभाव होता है, तो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं आपातकाल है, संघीय ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एकात्मक हो जाता है।
अनुच्छेद 19 किस दौरान निलंबित रहता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण होता है तो अनुच्छेद की जो 19 की जो संहिता है ये खत्म हो जाती हैं। तो जी अनुच्छेद 20 और 21 भी निलंबित होते हैं? नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन किन अनुच्छेद में होता है? तो 359 में होता है। किस अनुच्छेद के तहत निलंबन स्वतः हो जाता है? 358 में होता है। अनुच्छेद 358 किस पर लागू होता है? तो अनुच्छेद 19 पर लागू होता है ना। ये सब आपातकाल में चल रहे हैं। हमने कहा राष्ट्रीय आपातकाल इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आपके राज्य आपातकाल आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 356 का आधार क्या है? संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, राज्य में सब सिस्टम बेकार हो जाता है, तब 356 लगता है ना। और आपका इसे किसके द्वारा लागू कर सकते हैं? यानी जो 356 है राष्ट्रपति द्वारा लागू कर सकते हैं। संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है? जो कि राज्यों में तो आपका 2 महीने के भीतर, है ना। ये हमने कहा किसकी बार? राज्य में जो आपका लगता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती? 6 महीने होती है। इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 साल हो सकती है। लेकिन कैसे? पहले 6 महीना, फिर 6 माह, फिर 6 माह, फिर 6 माह, यानी धीरे धीरे करके ये 3 साल हो सकती है यहाँ पर। लेकिन हर बार नया पारित करना पड़ेगा। राज्य विधानमंडल की स्थिति क्या है? निलंबित या भंग हो जाएगा, क्योंकि राज्य की जो विधानमंडल है निलंबित या भंग की जा सकती है। राज्यपाल किसको ओर से कार्य करता है? राष्ट्रपति की ओर से कार्य करता है। वित्तीय आपातकाल का आधार क्या है? वित्तीय अस्थिरता हो जाएगा, है ना। यहाँ पर यह देखा जाए किसके द्वारा घोषित होता है ये जो आपके आपातकाल वगैरह? राष्ट्रपति के द्वारा। कितने समय के भीतर अनुमोदन चाहिए? तो 2 महीने के भीतर। वेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आपातकाल लगते हैं? आपातकाल पर वेतन पर प्रभाव कम किया सकते हैं, यानी वेतन कम किया सकता है। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? कभी नहीं हुआ है। 356 के दुरुपयोग पर नियंत्रण, है ना, किस मामले में हुआ था? तो भैया 356 दुरुपयोग जब करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है राष्ट्रपति के नियंत्रण में। तो ये SR बम्बई मामला आया था। हाँ, क्या न्यायपालिका द्वारा संघवाद सुरक्षित? तो आप कहेंगे हाँ है। आपातकालीन प्रावधान क्या दर्शाते हैं? तो एकात्मक झुकाव को दर्शाते हैं। किस दौरान संसद को राज्य सूची पर शक्ति प्राप्त हो जाती है? किस दौरान संसद को राज्य सूची पर, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो भैया संसद जो होती है वो राज्य सूची पर शक्ति प्राप्त हो जाती है, कानून बना सकती है संसद। मौलिक अधिकार यानी FR यानी मौलिक अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के निलंबन किस पर प्रभाव पड़ता है? नागरिकों के अधिकारों पर पड़ते हैं। आपातकाल का अनुमोदन किसके द्वारा होना चाहिए? संसद के द्वारा। संविधान स्वतंत्रता और किसके बीच का संतुलन बनाता है? तो सुरक्षा का बनाता है। यहाँ पर आते हैं सर जी, लास्ट में एक पॉइंट आपका आता है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, जो कि लास्ट पॉइंट है। चुनाव आयोग जो आता है 324 में, चुनाव आयोग में कौन शामिल होते हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य चुनाव आयुक्त आपके होते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयुक्त जो आपके होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, 2/3 बहुमत है, लोकसभा और राज्यसभा। देखो यूपीएससी के किस अनुच्छेद में आता है? तो 315 में है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 या 65 वर्ष होता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? 280 में आता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों पर? 5 वर्षों के लिए की जाती है। कैग जो आपका आता है, कैग वो आपकी 148 में आता है। कैग की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करता है। कैग किसका लेखा परीक्षण करता है? तो सरकारी खातों करता है। महान्यायाधीश जो अटॉर्नी जनरल होता है आपके 76 में आता है। महान्यायाधीश जो आपका है किसका? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो भारत सरकार का होता है। SC ST के लिए विशेष अधिकारी किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो 338 में आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो 338 के तहत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है किस अनुच्छेद में? तो आपके 338 के ए में आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में? तो आपके 338 के बी में आएगा। राज्य के लिए महाधिवक्ता जो होता है 165 में आता है। राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 के में होता है। नीति आयोग किसका स्थान लिया है? तो आपकी योजना आयोग के स्थान लिया है। नीति आयोग की स्थापना आपकी 2015 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना सजी आपकी 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपका सजी क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में आता है? तो 279 के ए में आता है। जीएसटी परिषद कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसा निकाय है? संवैधिक निकाय आपका, संवैधिक आपका निकाय है। क्या है? संवैधिक आपका है। सीबीआई कैसा है? तो गैर संवैधिक निकाय आपका है। लोकपाल की स्थापना किसके द्वारा? तो लोकपाल अधिनियम 2013 के द्वारा की गई थी। संवैधानिक निकाय को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो संविधान से। संवैधिक निकाय को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो संसद के अधिनियमों से। गैर संवैधानिक निकाय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा।
यहाँ पर चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है, कार्यकाल की सुरक्षा पर होती है। यूपीएससी की किस विषय पर परामर्श देता है, तो भर्ती पर परामर्श देता है। वित्त आयोग किस विषय पर अनुशंसा कर सकता है, तो करों के वितरण पर कर सकता है। कैग जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को सौंपता है। महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है, तो आप कहेंगे जी सर बोलने का अधिकार है। नीति आयोग किस पर ध्यान केंद्रित करता है, तो नीति नियोजन पर करते हैं। और संवैधानिक निकाय क्या सुनिश्चित करते हैं, लोकतांत्रिक शासन पर करते हैं। यानी सर जी आपने पढ़ लिया यहाँ पर पूरे के पूरे 420 प्रश्न आपने पढ़ लिया है। अब 420 को हमने इस प्रकार से पढ़ा दिया है। हम